मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास देशपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। जैसा कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम कांग्रेस शब्द की बात करें, कांग्रेस जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी धर्म जाति एवं संप्रदायों का समूह। कांग्रेस जो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी धर्म जाति एवं संप्रदायों का समूह। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्योंकि भारतीय जनमानस में काफी समय से किसी एक राष्ट्रीय संस्था का अभाव दिखाई दे रहा था। क्योंकि भारतीयों की समस्याएं थी उसको एकमत और स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रखने के लिए उनके पास कोई भी एक राष्ट्रीय संस्था नहीं दिखाई दे रही थी। भले भी छोटी सी संस्थाएं स्थापित थी, लेकिन वो उतनी क्रियाशील नहीं थी और एक राष्ट्रीय संस्था के अभाव दिखाई दे रहा था। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत बात करेंगे। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे, संक्षेप बात करेंगे। इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या थे, कुछ विचारधाराएं और कुछ कथन या उक्तियां, और इसके संस्थापक जो अंग्रेज थे स्कॉटलैंड के एलन ऑक्टेवियम हुम, उनके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना की जो पृष्ठभूमि थी ये हमें 19वीं शताब्दी के मध्य से ही बनना शुरू हो गई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य यानी 1857 के समय, मतलब 1857 की क्रांति के समय, इस क्रांति ने 1857 की क्रांति ने पहली बार भारत के विभिन्न भागों के शासकों को, सैनिकों को, नेताओं को, सर्वप्रथम आम जनमानस को, सभी धर्म जात के लोगों को सर्वप्रथम एक मत में, मतलब एक सूत्र में बांधने का काम किया। इस 1857 की क्रांति में एक सूत्र में बांधने का काम किया। तथापि लेकिन यद्यपि इसमें साधनों का अभाव, समय से पहले क्रांति का शुरू होना, नेताओं की स्वार्थपरता और आपसी समन्वय का या समुचित योजना के अभाव के कारण ये 1857 की क्रांति असफल रही। लेकिन इसने भारतीय जनमानस में, यहाँ के लोगों में इसने राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद का विकास किया। और इस राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद का विकास किया और फिर इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक कारण दिखाई बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला कारण दिखाई देता है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उसने भी कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस की उदय में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, और फिर 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हो, या एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो इन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस में एवं एक राष्ट्रीय संस्था के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इसका एक अगला जो कारण दिखाई देता है वो दिखा है कि देश में, भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव, मतलब कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना की या राष्ट्रवाद की भावना के उद्भव में जो ब्रिटिश शासकों के ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश शासकों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भले ही इन लोगों ने रेलवे का विकास किया हो, डाक और तार का विकास किया हो, जो जाल बिछा दिया था तो उन्होंने अपने लाभ के लिए किया, लेकिन आगे इसका दूरगामी परिणाम ये रहा, इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत हो या पूर्वी या पश्चिमी भारत हो, सभी भागों की जो जनमानस जो अभी तक उनमें एकता नहीं थी, मतलब अभी उनको किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। उत्तर भारत वालों को दक्षिण भारत के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी, और साउथ इंडिया वालों को नॉर्थ इंडिया के बारे में नहीं। तो इस तार और डाक तार और रेलवे के माध्यम से अब उनमें आपसी संपर्क बढ़ना शुरू हो गया, और भिन्न भिन्न भागों में जब उनमें आपसी संपर्क बढ़ना शुरू हो गया तो इनके मन में क्या हुआ, अब एक राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय और विकास होना शुरू हो गया, और फिर एक संस्था की स्थापना महसूस किया जाने लगा। इसके अलावा एक कारण यह भी दिखाई देता है कि विशेषकर जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, पश्चिमी शिक्षा की प्रचार प्रसार के कारण भी भारतीयों में, भारतीय जनमानस में, जब जो पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतीय जनमानस में, भारतीय जनता में जो पश्चिमी विचारक और चिंतक थे, उनकी विचारधाराएं थी, पश्चिमी विचारकों की विचारधाराएं थी, उनके चिंतन थे, उनके दर्शन थे, उसके संपर्क में अब भारतीय भी आना शुरू हो गए। जब उनके संपर्क में भारतीय भी आना शुरू हो गए तो जिनमें राष्ट्रवाद की भावना, लोकतंत्र की भावना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अब इसके माध्यम से विशेष बल मिलना शुरू हो गया, या विकास होना शुरू हो गया। और इसके ये एक राष्ट्रीय संस्था का भी महसूस किया जाने लगा। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की जो नीति थी, विशेषकर जो उसकी आर्थिक नीति थी, ये जो आर्थिक नीति थी, ये एक आर्थिक शोषण की नीति थी। ये जो आर्थिक शोषण की नीति थी ये बहुत घातक थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश अंग्रेज जो थे यहाँ से कम दामों में भारतीय किसानों से कच्चे माल खरीदते थे और उसे इंग्लैंड भेजते थे, और इंग्लैंड भेजने के बाद वहाँ के कल कारखानों में वहाँ से वस्तुएं बनती थी, और वो वस्तुएं यहाँ पर फिर पुनः भारत आती थी, और भारत आने के बाद वही वस्तुएं इन्हें अधिकतम दामों में बेचा जाता था, और अधिकतम दामों में बेचा जाता था। इससे भारतीय किसानों में मनमुटाव और उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष या रोष उत्पन्न होना शुरू हो गया। लगने लगा कि अगर कोई एक संस्था होती जो हमारी इन बातों को समझती तो शायद उनको कुछ लाभ मिल सकता था। और इसी वजह से देखते हैं आगे चल के एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, और आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अलावा एक कारण यह भी दिखाई देता है कि जब 1880-84 के बीच में एक गवर्नर जनरल बना, वायसराय बना, लॉर्ड रिपन, जिसे सज्जन रिपन भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन जब बना तो उसने आर्म्स एक एक्ट समाप्त किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी समाप्त किया,
और वो थोड़ा भारतीयों के पक्ष में था, भारतीय हित की बात करता था। और इसी के समय एक विवाद शुरू हुआ जिसे कहते हैं इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विवाद। ये जो 1883 में ये विवाद ये था कि अभी तक क्या था कि जो अंग्रेज जो न्यायाधीश थे, जो अंग्रेज न्यायाधीश थे, वो अंग्रेजों के साथ साथ वो भारतीयों के मामले भी देखते थे। लेकिन एल्बर्ट बिल जब पेश किया गया तो इसमें इस बिल में ये था कि अब जो भारतीय न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाएंगे, जो भारतीय न्यायाधीश होंगे, वो भारतीयों के साथ अपने मामले तो देखेंगे ही, इसके साथ साथ वो अब गोरों के भी यानी कि अंग्रेजों के भी मामले देखेंगे। और इसकी वजह से अब ये जब पास हो गया, मतलब बिल लाया गया, तो इसकी वजह से अंग्रेज जो थे अब इसका विरोध करना शुरू कर दिए। और इस अंग्रेजों ने इतना जमकर विरोध किया कि इसे एक श्वेत विद्रोह कहा जाता है। और फिर बाद में देखते हैं लॉर्ड रिपन इस विवाद के परिपेक्ष में कुछ समय के बाद वैसा पर त्याग कर वो वापस ले जाते हैं। लेकिन ये जो इल्बर्ट विवाद था, इसने भारतीय जनमानस में अंग्रेजों की पोल खोल दी। उनको लगने लगा कि ये अंग्रेज जो है ये भारतीयों की भलाई का काम नहीं करेंगे, ये भारतीयों की भलाई नहीं करते, बल्कि ये उनका विरोध ही करते हैं, उनकी अवनति या उनको अवनति करने का काम करते हैं। और इसी परिपेक्ष में देखिए कि अब क्या हुआ, अब भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना और एक राष्ट्रीय संस्था की भावना की उद्भव का महसूस किया जाने लगा कि अगर कोई राष्ट्रीय संस्था होती तो हम अपनी बात को हम उस मंच पर लाते, उसे पूरे भारत में और ब्रिटेन में बैठी गवर्नमेंट को हम यहाँ की समस्याओं से मुखातिब कराते। और इसी परिपेक्ष में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। जो भी मैंने कारण बताया, इन सब कारणों के अलावा क्या था कि भारत में अब राष्ट्रवाद की भावना भी बहुत तेज पनपती, राष्ट्रीय एकता की भावना अब बहुत तेज पनपना शुरू हो गया। अब इसके लिए एक अखिल भारतीय नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता थी जो इनका नेतृत्व प्रदान कर सके। और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटेन के यानी स्कॉटलैंड के एक अंग्रेज एलन ऑप्टेवियम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जो लक्ष्य और उद्देश्य थे, उनके लक्ष्य उद्देश्यों की बात करते हैं। इसके जो लक्ष्य उद्देश्य थे वे थे कि भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, भारतीयों को जो उनके राजनीतिक जो कानून है, उनके जो लक्ष्य हैं उससे परिचित कराना एवं उन्हें राजनीतिक शिक्षा देना का उद्देश्य था। राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना एवं राजनीतिक शिक्षा देना उनका उद्देश्य था या लक्ष्य था। इसके अलावा अगला जो लक्ष्य था वो था देश के, मतलब हिंदुस्तान के देश के विभिन्न भागों में जो राजनीतिक जो नेता है, जो राजनीतिक नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक नेता और जो कार्यकर्ता है, इनके मध्य पारस्परिक समन्वय या संबंधों में प्रगाढ़ता या फिर समन्वय की स्थापना करना या उनको प्रोत्साहन देना, मतलब इन राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना या प्रोत्साहन देना, इसका एक अन्य उद्देश्य था, लक्ष्य था। इसके अलावा इसका एक अगला उद्देश्य था कि जो भारतीय जनमानस थे, जो लोग थे, इनको जाति धर्म और प्रांतीयता या क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी भावना या राष्ट्रव्यापी भावना का अनुभव कराना या अनुभव को जागृत करना भी इसका एक उद्देश्य था। इसका अगला उद्देश्य लक्ष्य था कि भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देना, भारतीय राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देना एवं प्रचार प्रसार करना तथा उपनिवेश विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन व समर्थन देना, उपनिवेशवादी
निवेशवादी विरोधी भावना को प्रोत्साहन या समर्थन देना भी इसका एक उद्देश्य था। इसके अलावा इसका एक सामान्य उद्देश्य भी था कि जो आर्थिक और राजनीतिक जो कार्यक्रम हैं, जो आर्थिक और राजनीतिक जो कार्यक्रम है, उसे देश की जनता या देशवासियों को भी उसमें एकमत करना या उसमें एकजुट करना या उसमें सहभागिता कराना भी इसका एक उद्देश्य था। इसके अब लक्ष्य उद्देश्य हो गया। हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी उत्पत्ति, इसकी विचारधारा या इसकी उत्पत्ति। कांग्रेस की उत्पत्ति संबंधी जो विचारधाराएं हैं उसको लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। वैसे तो सभी इतिहासकार या सभी विद्वान एक स्वर में यह स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का कार्य एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था। लेकिन मतभेद इस बात को लेके है कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को किसने प्रेरित किया था या उन्होंने अपने मन से इस संस्था का निर्माण किया था। मतलब इस संस्था को बनाने के लिए किसी ने उनको प्रेरित किया था या उन्होंने अपने मन से इस संस्था का निर्माण किया था। तो एक वर्ग मानता है कि एक जो वर्ग है वो मानता है कि ह्यूम एवं उनके साथी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम और उनके जो सहपाठी थे, जो साथी थे, इन लोगों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। जबकि इसके विपरीत जो दूसरा वर्ग है वो इस मत का खंडन करता है और यह सिद्ध करने का कोशिश करता है कि ह्यूम जो थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, लॉर्ड डफरिन के दिशा निर्देश पर, लॉर्ड डफरिन जो इसमें भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन। दूसरा मत ये कहता है कि ह्यूम जो थे ये लॉर्ड डफरिन के दिशा निर्देश पर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया ताकि जो उस समय जो भारतीय जनमानस में जो असंतोष है की जो भाव है उसको कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में निकाल दिया जाए। भारतीय जनमानस में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष व्याप्त है उसके लिए एक सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व बनाना और इस सेफ्टी वाल्व के माध्यम से उनके इस असंतोष को निकाल दिया जाए। और इसी कारण उन्हें भारत में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसी कारण से सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा वाल्व के रूप में क्या कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स। में कहा था कि कांग्रेस की उत्पत्ति लॉर्ड डफरिन के दिमाग की खुराफाती उपज है। कांग्रेस की उत्पत्ति लॉर्ड डफरिन के दिमाग की खुराफाती उपज है। जबकि पहली बार लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के लेख में उन्होंने पहली बार कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व या अंग्रेजी साम्राज्य का सुरक्षा वाल्व के रूप में कहा है। करीब मार्च 1883 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम कलकत्ता विश्वविद्यालय गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय जाने के बाद वहां के जो स्नातक थे, जो अंडर ग्रेजुएट थे, स्नातकों के बीच उन्होंने एक ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया, एक वक्तव्य दिया।
उन्होंने स्नातकों को कहा कि स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए आत्मत्याग सबसे सफल मार्ग है। स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए आत्मत्याग सबसे सफल मार्ग है। और इसी आगे वो कहते हैं, इन्हीं स्नातकों को आगे पुनः कहते हैं, एक पत्र में वो खुद कहते हैं कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान एवं अच्छे आशय वाले क्यों न हो। बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान एवं अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन होते हैं। आवश्यकता है एक संघ की, एक संगठन की। और फिर आगे चल के ह्यूम ने इन कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक थे, अंडर ग्रेजुएट थे, इनको धरती का लवण यानी कि धरती का लवण या नमक यानी साल्ट ऑफ द अर्थ कहा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को ह्यूम ने धरती का लवण या नमक या साल्ट ऑफ द अर्थ कहा है। 1884 ईस्वी में फिर 1884 ईस्वी में ह्यूम ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में किया। और फिर मार्च 1885 ईस्वी में ह्यूम पूना गए और फिर वहां पूना के जो राष्ट्रवादी नेता थे जैसे पी रंगैया नायडू, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एस राघवाचारी तथा अन्य लोगों से मिले और मिलने के बाद लोगों को अपने राजनीतिक संघर्ष में उनको सम्मिलित किया। और फिर मई 1885 में, करीब मई 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम शिमला गए। मई 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम शिमला गए, जहां उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 85 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन से बातचीत किया शिमला में, जो कि शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। लॉर्ड डफरिन जी ने बनाया था इसको। और फिर लॉर्ड डफरिन से बात करने के बाद वो पुनः वापस आए और फिर जुलाई 1885 ईस्वी में अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वो लंदन चले गए। जब लंदन गए तो लंदन जाने का उनका उद्देश्य क्या था? लंदन जाने का उद्देश्य था कि वहाँ के जो लंदन के जो उदारवादी जो नेता हैं, लंदन जाने का उद्देश्य था कि लंदन के जो उदारवादी जो नेता हैं, इन नेताओं को अपनी योजना के बारे में बताना और उनका समर्थन प्राप्त करना, इस उद्देश्य से ह्यूम जुलाई 85 में लंदन गए। और वहीं लंदन में ही उन्होंने एक कमेटी स्थापित की, एक समिति स्थापित की, जिसे इंडियन पार्टी कहते हैं। इंडियन पार्टी। लंदन में ह्यूम ने इंडियन पार्टी की स्थापना की। जब वो वहां गए तो वहां उन्होंने एक इंडियन पार्टी मतलब भारतीय पार्टी की स्थापना लंदन में किया। और इस समिति का, इस इंडियन पार्टी का जो मुख्य कार्य था, यह था कि ब्रिटेन की संसद
ब्रिटेन की संसद के अंदर और बाहर, ब्रिटेन की संसद के अंदर और बाहर एक दबाव गुट के रूप में कार्य करना था। इस इंडियन पार्टी समिति का बनाने का उद्देश्य उनका लंदन में यह था कि ये जो ब्रिटिश संसद थी उसके अंदर और बाहर एक दबाव गुट के रूप में कार्य करना था, ताकि दबाव गुट के रूप में कार्य करना, ताकि जो ब्रिटिश नेता है, इनका समर्थन भारत में जो संस्था स्थापित हो रही किया जाएगा उसका समर्थन मिलता रहे। इन ब्रिटिश नेताओं का भारत में की संस्था का समर्थन मिलता रहे, इसी उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई। अंततः हम देखते हैं कि 2 दिसंबर 1885 ईस्वी को 2 दिसंबर 1885 ईस्वी को पुनः ह्यूम, एलन ह्यूम मुंबई आए, मुंबई पहुंचे और आए और भारत के विभिन्न प्रांतों का मुंबई पहुंचे और भारत के विभिन्न प्रांतों से विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया और कांग्रेस की स्थापना के कार्य में सहयोग लिया। और इसके लिए उन्होंने सभा करने के लिए उन्होंने स्थान चुना, पूना का स्थान चुना और इस कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पहली बार पुनः स्थान चुना और कांग्रेस की स्थापना के बारे में पहली बार एक समाचार पत्र था, उसका नाम था द हिंदू में 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ। 5 दिसंबर द हिंदू में समाचार पत्र में, द हिंदू नामक समाचार पत्र में पहली बार 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बारे में प्रकाशन हुआ। लेकिन इत्तेफाक से क्या था कि पूना में स्वयं प्लेग फैल गया। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण रातों रात स्थान परिवर्तित किया गया और फिर स्थान परिवर्तित करके सम्मेलन का स्थान बंबई कर दिया गया। और बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान के पास गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, पहला सम्मेलन हुआ। अब मैं बात करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर कुछ विद्वानों ने उनके कुछ कथन और उक्तियां थी। मैं केवल नाम लेके पढ़ूंगा, लिखूंगा नहीं, बस नाम से ही विद्वानों की उक्तियां के बारे में बता रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध युक्तियां हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते भी रहते हैं, पूछे भी जाते रहते हैं। पहला, लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लाला लाजपत राय ने कहा, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। जबकि अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को कि सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा। कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा अश्विनी कुमार दत्त ने। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को एक याचना संस्था का रूप कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विपिन चंद्र पाल ने एक याचना संस्था का रूप कहा।
एवं भीख मांगने वाली संस्था कहा। विपिन चंद्र पाल ने याचना संस्था का रूप एवं भीख मांगने वाली संस्था भी कहा। इसके अलावा रजनीपाल दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई थी, ऐसा रजनीपाल दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में कहा। इसके अलावा दयाल सिंह मजीठिया कहते हैं कि कांग्रेस को भारत में ब्रिटिश शासन का कीर्ति कलश कहा। दयाल सिंह मजीठिया ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश शासन का कीर्ति कलश कहा, दयाल सिंह मजीठिया ने। जबकि अरविंद घोष ने कांग्रेस को कहा कि यह संस्था क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस क्षय रोग यानी टीबी से मरने वाली है, ऐसा अरविंद घोष ने कहा। जबकि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस एक बंगाली आंदोलन था, ऐसा सर सैयद अहमद खां कहते हैं। इसके अलावा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉक्ट्रिन वो कहते हैं कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत कम है। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत कम है, ऐसा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉक्ट्रिन ने कहा। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा कांग्रेस को? गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, यदि कोई भारतीय इस तरह की अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करता तो सरकार उसे अस्तित्व में न आने देती, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। यदि कोई भारतीय इस तरह का अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करता या संस्था प्रारंभ करता तो सरकार उसको अस्तित्व में न आने देती, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। जबकि कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष जो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसे पढ़े लिखे लोगों की संस्था है जिसमें सभी जाति बिरादरी के लोग सम्मिलित होते हैं और भारत के हित से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हैं, ऐसा बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा। कांग्रेस एक ऐसे पढ़े लिखे लोगों की संस्था है जिसमें सभी जाति बिरादरी के लोग सम्मिलित होते हैं और भारत के हित से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हैं, ऐसा बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, जो कि 1898 से 1905 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल था, जो सबसे विवादास्पद था। लॉर्ड कर्जन कहता है कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यह रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दिया जाए। लॉर्ड कर्जन कहता है कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यह रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दिया जाए। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन एक दूसरी उक्ति भी कहता है कि कांग्रेस एक बेहद गंदा और देशद्रोही संगठन है। कांग्रेस एक बेहद गंदा और देशद्रोही संगठन है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन एक और उक्ति कहता है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। यानी कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है,
भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण वृद्धि में सहायक बन सकूं, ऐसा लॉर्ड कर्जन कहता है। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कांग्रेस सवा हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है। कांग्रेस सवा यानी कुलीन हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। जबकि अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की प्रतिदिन कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदनों को बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में कहते हैं। अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के जो प्रतिवेदन है, कांग्रेस के नेताओं के जो प्रतिवेदन है वो बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में की तुलना करते हैं अरविंद घोष। इसके अलावा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कहता है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है और यह राजद्रोही संस्था है। इसके जो नेता हैं वो संदिग्ध चरित्र के हैं, ऐसा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कहता है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है, यह राष्ट्रद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र वाले हैं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कहता है। जबकि विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की तुलना एंटोनियो ग्राम्शी के युद्ध की स्थिति से की है। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की तुलना एंटोनियो ग्राम्शी के युद्ध की स्थिति से की है। इस तरह कथन हो गए। अब मैं बात करता हूं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की, जो इसके संस्थापक थे, अंग्रेज संस्थापक। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, अंग्रेज थे। हम लोग जानते भी हैं ये ब्रिटेन के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में एओ ह्यूम, जो कि ब्रिटेन के यानी स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड निवासी थे और वहां से एक अधिकारी के रूप में भारत आए थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक पक्षी विशेषज्ञ भी थे। एक पक्षी विशेषज्ञ ह्यूम एक पक्षी विशेषज्ञ थे एवं प्रशासक भी थे, अधिकारी भी थे। इन्होंने करीब 3 लाख रुपए पक्षियों के लिए चिड़िया घर बनाने में खर्च किया था। पक्षियों के लिए चिड़िया घर बनवाया था 3 लाख रुपए खर्च करके, और करीब 60,000 रुपए खर्च करके इन्होंने भारत के शिकारी पक्षी नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। भारत के शिकारी पक्षी नामक एक ग्रंथ भी लिखा था 60,000 रुपए खर्च करके। और इसी कारण इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इसी कारण ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह, भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह, भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा गया है।
ए ओ ह्यूम ने 1859 1859 ईस्वी में पीपुल्स फ्रेंड यानी कि लोक मित्र नामक एक हिंदुस्तानी पत्र भी निकाला था। 1859 में लोक मित्र 1859 में लोकमित्र नामक एक हिंदुस्तानी पत्र भी निकाला था, जो कि अनुवाद हुआ इसका लोकमित्र का। और अनुवाद होने के बाद ये भारत मंत्री के माध्यम से इसका अनुवाद किया गया। और फिर भारत मंत्री जो जो मिनिस्टर थे, भारत मंत्री के माध्यम से ये महारानी विक्टोरिया के पास गया, महारानी विक्टोरिया के पास तक पहुंचा। और इसकी करीब 600 प्रतियां इस लोकमित्र की, करीब 600 प्रतियां संयुक्त प्रांत के गवर्नर या संयुक्त प्रांत के सरकार ने भी खरीदा। इतनी चर्चित पुस्तक हो गई थी लोकमित्र कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास भी गया और संयुक्त प्रांत की सरकार ने इसका 600 प्रतियों को भी खरीदा। और ह्यूम जो थे, एलन ह्यूम अपने को भारतीय मानते थे, भारतीय समझते थे, अपने को भारतीय समझते थे। इनको भारतीय भोजन बहुत पसंद था, भारतीय खान पान, भारतीय भोजन बहुत पसंद था। और श्रीमद् भागवत गीता एवं बाइबल, श्रीमद् भागवत गीता एवं बाइबल का वो प्रतिदिन पढ़ा करते थे, प्रतिदिन पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत गीता जो कि महाभारत में जो 18 पर्व हैं उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व से लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता। और बाइबल का ये प्रतिदिन पढ़ा करते थे, उद्वाचन करते थे। और ये बाल गंगाधर तिलक को, ह्यूम जो थे बाल गंगाधर तिलक को सच्चा देशभक्त मानते थे, सच्चा देशभक्त एवं भारत का सुपुत्र कहा करते थे। बाल गंगाधर तिलक भारत का सच्चा पुत्र, ये बाल गंगाधर तिलक को भारत माता का सच्चा पुत्र एवं सच्चा देशभक्त, भारत माता का पुत्र एवं सच्चा देशभक्त मानते थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत माता का पुत्र एवं सच्चा देशभक्त मानते थे। ह्यूम ने एक कविता लिखी थी, इसका नाम था ओल्ड मैन होप, यानी वृद्ध की आशा। एक इन्होंने कविता भी लिखी थी, वृद्ध की आशा, ओल्ड मैन होप यानी वृद्ध की आशा, जो कि एक देशभक्ति कविता थी। ये ह्यूम ने लिखा था, ओल्ड मैन होप या वृद्ध की आशा, जो कि एक देशभक्ति कविता थी, इसको इन्होंने लिखा था। ह्यूम जब 1857 की क्रांति जब हुआ तो एलन ह्यूम उस समय इटावा जिले के कलेक्टर थे। 1857 की क्रांति के समय ये इटावा के कलेक्टर थे। 1857 क्रांति के समय इटावा के कलेक्टर थे। जब 1857 का क्रांति जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के समय ये ह्यूम जो थे, इन्होंने स्त्री के वेश में, महिला के वेश में ये भागकर अपनी जान बचाई। ये जब इटावा से भागे तो ये महिला के वेश में, मतलब महिला के वेश में
इटावा से जब कलेक्टर थे तो 18 क्रांति के समय अपनी जान बचाने के लिए महिला का वस्त्र पहना, महिला के वेश में इटावा से भागकर अपनी जान बचाई थी। और करीब 1882 ईस्वी में ये जब पूना के कलेक्टर थे, फिर वही 1882 में पूना कलेक्टर थे, वहीं से ये सेवानिवृत्त हो गया। और जब 1882 में ये पूना के कलेक्टरी पद से जब ये सेवानिवृत्त हुए और रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद ये जाके शिमला में बस गए। उसके बाद ये जाके शिमला में बस गए। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला इसलिए क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने एक राजधानी बनाई थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो था शिमला। तो जब 1882 में कलेक्टर के पद से डीएम के पद से जब ये रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए एलन, ये शिमला चले गए और इसी वजह से इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया है। इसी वजह से इनको हर्मिट ऑफ हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया, तो ये 1885 से लेकर 1906 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे ये 1885 से लेके 1906 तक, 1885 से लेकर 1906 तक करीब 22 वर्षों तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव। अठारह से 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे। 1885 से 1906 तक करीब 22 वर्षों तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे। और बाद में विलियम वेंडरबर्न ने इनकी आत्मकथा, इनकी जीवनी लिखी। वो लिखी विलियम वेंडरबर्न ने इनकी जीवनी लिखी। विलियम वेंडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी, आत्मकथा लिखी, जीवनी लिखी। और इसी वजह से देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का दिल जो है वो भारत की दुर्दशा के लिए रोता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जो दिल है वो भारत की दुर्दशा के लिए रोता है, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा। अंतिम में हम ये कह सकते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना चाहे किसी भी उद्देश्य से की हो। ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना चाहे किसी भी उद्देश्य से की हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी स्थापना के अत्यंत दूरगामी राजनीतिक परिणाम निकले एवं भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अब मैं अगले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।